नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की लोकसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होता है? ये सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि संविधान की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली है। एक ऐसी पहेली जो सचमुच समय में जमी हुई है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। लोकसभा के दरवाजे तक पहुंचने के लिए, मतलब एक सांसद बनने के लिए, किसी की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? और इसका जवाब है 25 साल। जी, सिर्फ 25 साल। यही वो उम्र है जो किसी भी भारतीय नागरिक को देश के सबसे बड़े सदन का चुनाव लड़ने का हक देती है। ये समझ लीजिए कि ये पहला और सबसे बुनियादी नियम है। तो उम्र तो बस पहली सीढ़ी हुई, पर इस सदन का असल गणित क्या है? मतलब यहाँ कुल कितनी सीटें हैं और उन्हें बांटा कैसे गया है? आइए अब सीटों के इसी गणित को समझते हैं। तो सवाल यह है कि भारत का संविधान इस शक्तिशाली सदन में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्यों के बैठने की इजाजत देता है? क्या इसकी कोई ऊपरी सीमा तय की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सीमा है 550 सदस्यों की। ये वो मैक्सिमम नंबर है जहां तक लोकसभा पहुंच सकती है। हालांकि अभी हम इस आंकड़े से थोड़ा सा नीचे हैं। और इन्हीं 550 सीटों में से 20 सीटें खास तौर पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखी गई हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं, उनकी भी अपनी एक आवाज़ देश की कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। लेकिन एक दिलचस्प बात बताता हूं, ये संख्या हमेशा से इतनी नहीं थी। 31वें संविधान संशोधन ने सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। ये दिखाता है कि कैसे देश की बदलती ज़रूरतों के साथ सदन ने भी अपना आकार बदला है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे, कह सकते हैं, हैरान करने वाले हिस्से पर। एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसने लोकसभा की पूरी संरचना को दशकों से एक ही जगह पर मानो थाम रखा है। ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी लोकसभा में राज्यों को सीटें आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर क्यों दी जाती हैं? ये तो लगभग 50 साल पुरानी जानकारी हो गई। इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं, बल्कि सीधे संविधान में ही मिलता है। खास तौर पर अनुच्छेद 82 में। यही वो आर्टिकल है जो ये तय करता है कि सीटों के बंटवारे का आधार 1971 की जनगणना के आंकड़े ही होंगे। ये व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दो बहुत ही बुनियादी चीजों को साल 2026 तक के लिए फ्रीज कर देती है। पहली, लोकसभा में सीटों की कुल संख्या, और दूसरी, परिसीमन, यानी हर चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया। ये दोनों ही 1971 के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित हैं। ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया था। इसे 84वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया। उस समय चिंता ये थी कि जो राज्य परिवार नियोजन अपनाकर अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें इसकी सजा मिल जाएगी, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। तो एक तरह से राजनीतिक संतुलन साधने के लिए ये रोक लगाई गई थी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 1971 वो आधार वर्ष है जिसकी जनगणना हम इस्तेमाल करते हैं। 2002 में 84वें संशोधन ने इस पर रोक लगा दी, और 2026 वो महत्वपूर्ण साल है जिसके बाद इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। तो सीटें तो जम गईं, लेकिन इनके बंटवारे का मूल सिद्धांत क्या है? चलिए अब समझते हैं कि प्रतिनिधित्व के बुनियादी नियम आखिर कहते क्या हैं। सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है। जनसंख्या। जिस राज्य की आबादी जितनी ज्यादा होगी, उसे लोकसभा में उतनी ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। यही तो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के विचार का आधार है। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश में हर नियम के कुछ जरूरी अपवाद भी होते हैं, खासकर जब बात पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की आती है। ये 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड और सिक्किम, ऐसे हैं जहां लोकसभा सीटों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं होता। ऐसा इन राज्यों की अपनी खास जनसांख्यिकीय संरचना की वजह से है। तो हमने अतीत और वर्तमान को तो समझ लिया, पर शायद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भविष्य में क्या होगा जब ये टाइम कैप्सूल आखिर खुलेगा। तो जो एक बात सबसे ज़रूरी है याद रखने के लिए, वो ये है कि लोकसभा की मौजूदा संरचना साल 2026 तक 1971 की जनगणना पर जमी हुई है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है।
और यहीं हम एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर आकर रुकते हैं। 2026 के बाद जब ये रोक हटेगी और नई जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, तो भारत का राजनीतिक नक्शा आखिर किस तरह बदल जाएगा? ये भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा शायद सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है।